वेलकम टू विजडम क्लासेस। आज हम आपके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक नया लेक्चर लेकर आए हैं, प्रस्तावना। ये आपको दो पिक दिख रही होंगी सामने, थोड़ा धुंधली धुंधली सी हैं क्योंकि ये मूल संविधान की है। जैसी कॉपी मुझे मिली वैसी मैंने आपको लगा दिया इसमें, जिससे केवल आपको पता लगे वहाँ कैसे क्या लिखा हुआ है इसमें, तो वो लगा दिया। तो अब इसको मैं पढ़ के बताता हूँ। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को ऐतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इनके जो शब्द हैं अंग्रेजी में देख लीजिए, तब उसको ज़्यादा क्लियर होगा आपको। तो सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब ये जो है न्याय की बात कैसी की है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी की। और ये क्या है, जो नीचे शब्द जो आपको तब कठिन से दिख रहे थे, तो ये क्या है, एडॉप्ट, इनैक्ट और गिव टू अवरसेल्व्स। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई आपकी। तो इस चीज़ को आगे समझते हैं आगे। तो इसमें कुछ शब्द मिसिंग दिख रहे हैं जो रेड लाइन से मैंने दिखा दिए हैं। ये आगे जो जोड़े जाएंगे वो इसमें अभी नहीं है, इसलिए इसमें अभी आप इसको ये मत समझिएगा कि ये गलत है। इसको आगे मैं सही कर दूँ, दिखाऊंगा आपको क्या चीज़ें बाद में जोड़ी गई हैं। अब इनमें जो शब्द यूज़ हुए हैं उनका मीनिंग समझ लीजिए कि क्या है। और ये सबसे पहली बात ये है कि प्रस्तावना किस लिए इसमें संविधान जो है उसमें जो है लगाई गई थी। प्रस्तावना का मतलब ही होता है कि उसको देखकर ही पता लग जाए कि हमारा उद्देश्य क्या था संविधान को बनाने का। इस प्रस्तावना को पढ़कर ही समझ में आ जाता है सब कुछ कि कैसा हमारा नेशन हो और किस तरीके से, मतलब उसमें जो उनके विचार थे संविधान को बनाने के लिए कि देश के लिए किस तरीके का संविधान दिया जाए, वो सब चीज़ें उनके विचार सब नज़र आते हैं। वो इन शब्दों में ही नज़र आ जाएंगे। अभी मैं उसको पढ़ता हूँ तब आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। हम भारत के लोग जो है इसमें यूज़ किया गया, इसका मतलब है संविधान लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से तैयार और अधिनियमित किया गया है। अधिनियमित मतलब इनैक्ट है, ना ही ये किसी राजा या किसी बाहरी शक्ति के द्वारा उन्हें सौंपा गया। मतलब हम लोगों के द्वारा ही बनाया गया है, हमारे प्रतिनिधियों के माध्यम से तैयार किया गया है। तो ये चीज़ इसमें होती है। अब सोवरेन का मतलब क्या आ जाता है, सोवरेन का मतलब आ जाता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहते हैं हिंदी में। और इसका मतलब है भारत आंतरिक और बाहरी रूप से निर्णय लेने में स्वतंत्र है। इसका अर्थ क्या निकलता है कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है और किसी एक्सटर्नल पावर द्वारा निर्देशित नहीं है, क्योंकि हमें कोई निर्देशित नहीं कर रहा है। सोशलिस्ट का मतलब क्या हो जाता है, धन सामाजिक रूप से उत्पन्न होता है और इसे समाज द्वारा समान रूप से साझा किया जाना चाहिए। और सरकार का जो काम है वो सामाजिक आर्थिक असमानताओं को कम करने के लिए जो भी भूमि और उद्योग के स्वामित्व को विनियमित करना चाहिए। इसीलिए इंडिया में देखा होगा मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई गई है। और इसमें जो सरकार जो होती है वो देश की जनता के लिए ऐसी पॉलिसीज़ बनाती है जिससे उनको इकोनॉमिकली और सोशली उनकी असमानताओं को जो है उनको दूर किया जा सके। ठीक है। और सेकुलर का मतलब है धर्मनिरपेक्ष। तो इसमें क्या होता है, राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, जैसे कोई अपने आप को इस्लामिक कंट्री कहता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो राज्य नेशन का कोई अपना आधिकारिक धर्म नहीं है, बल्कि जो इंडिया है उसमें सभी रिलीजन को इक्वल रेस्पेक्ट, प्रोटेक्शन और सपोर्ट दिया जाता है। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ये सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द, ये दो जो शब्द आपको दिख रहे हैं, ये सोशलिस्ट और सेकुलर, ये दोनों शब्द 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़े गए थे। और आगे इसके बाद में एक और शब्द आएगा, वो आगे बताऊंगा। वैसे तो शब्द ही यहाँ बता सकता हूँ, लेकिन आगे सीरियल से समझते हुए तब बताऊंगा। तो अब क्या है आगे, रिपब्लिक। ये रिपब्लिक की बात आती है। रिपब्लिक क्या होता है, इसका अर्थ है इंडिया में वंशानुगत शासन नहीं है। रिपब्लिक स्टेट वह होता है जहाँ शासन तंत्र में देश के सर्वोच्च यानी पद जो है हेड ऑफ द नेशन पर आम जनता का ही कोई व्यक्ति होता है और जिसका चुनाव होता है। जैसे भारत के प्रेसिडेंट है, उन्हें इलेक्ट किया जाता है, हेड ऑफ द नेशन है वो, उन्हें इलेक्ट किया जाता है। और वहीं जैसा ब्रिटेन में है तो वहाँ क्या है, वहाँ वंशानुगत शासन है। तो क्योंकि वहाँ पर जो किंग है वही हेड ऑफ द नेशन है
और उनका ही कोई वंश का व्यक्ति हेड ऑफ़ द नेशन बनता है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में हेड ऑफ़ द नेशन का इलेक्शन होता है, इलेक्ट किया जाता है उनको। और डेमोक्रेटिक का मतलब होता है, जैसे लोकतंत्र को लेके चलें तो जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन कहलाता है। ऐसे देश में ऐसी सरकार या शासन प्रणालियों हैं जहाँ लोग अपने समान राजनीतिक अधिकारों को एंजॉय कर सकें तथा अपने लिए ऐसा प्रतिनिधि चुन सकें जो उनके प्रति उत्तरदायी हो। अपने यहाँ ऐसा ही है, देखते होंगे अपने लोगों के यहाँ इलेक्शन में हम लोग खुद ही जनता चुनती है अपने प्रतिनिधि को, और वो जो प्रतिनिधि होते हैं उसके लिए जवाबदेह होते हैं। ठीक है, तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अब आते हैं यहाँ पर, ये इनको जो प्रस्तावना है ये अगर देखा जाए तो 4 पार्ट में समझी जा सकती है। क्या सोर्स ऑफ अथॉरिटी दिया हुआ है ऊपर, पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब जनता सर्वशक्तिमान है, किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है, और जनता के प्रतिनिधि जो लोग हैं जनता के प्रतिनिधियों द्वारा ही इसको बनाया गया है, किसी को द्वारा सौंपा नहीं गया है इसको प्रस्तावना को। नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट क्या है, ये इंडियन स्टेट को किस तरीके का डिक्लेयर करती है प्रस्तावना, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, अब क्या बात आती है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो ये इंटीग्रिटी और यूनिटी को नेशन को बनाए रखने के लिए क्या चीज़ें, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी की बात की गई है। आगे इनको डिटेल में समझेंगे। अब इसमें चौथी चीज़ क्या है, डेट ऑफ एडॉप्शन, यानी कि 26 नवंबर 1949। ठीक है, ये 4 चीज़ें इसमें हो गई। अब आते हैं इसमें, अब इस पेज पे सबसे बड़ी पहली चीज़ है, ये गलती है, इसको आप सुधार लीजिएगा, जिसको मैंने देख लिया था लेकिन अब इसको मेरे पास करेक्ट करने का वो नहीं था। अब मैंने इसे, अब ये चीज़ सबसे पहली चीज़ है, यहाँ पर क्या दिखा देता हूँ आपको, ये जो दिख रहा है ना 26 नवंबर, ये चीज़ है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था संविधान सभा में, वो कब किया था, यानी कि ये किया था, आगे इसकी डेट को और क्लियर करके बताऊंगा। आइए इससे आगे दिखा देता हूँ आपको। मैंने यहाँ देखा हुआ 13 दिसंबर की बात की हुई है, ये देखिए यहाँ पर है, इसको आगे सही कर दिया, लेकिन उस टाइम गलती से हो गया इसमें नोट, तो वो आप सही कर लीजिएगा, ये यहाँ पर ये सही कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर 13 दिसंबर लिखना है। तो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था, और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इसे अडॉप्ट कर लिया गया था, और इसी को हमने क्या प्रस्तावना के रूप में शामिल किया। ठीक है, अब की बात आती है इसमें और क्या चीज़ें हैं। मैंने कहा था ना कि कुछ शब्द इसमें जोड़े गए थे बाद में 42nd अमेंडमेंट से। ये क्या है, सेकुलर और सोशलिस्ट और सेकुलर और इंटीग्रिटी, पूरा शब्द नहीं है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, इसलिए इसको मेंशन किया है अंडरलाइन करके। लोग गलती से यूनिटी एंड इंटीग्रिटी दोनों को समझ लेते हैं कि जोड़ा गया था, लेकिन केवल इंटीग्रिटी, यूनिटी पहले से ही था। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा, ये सीरियल आ जाता है इसका कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इस तरीके से। और ये सोवरेन, जो सेकुलर, सोशलिस्ट और सेकुलर जो शब्द जोड़े गए थे वो सोवरेन और डेमोक्रेटिक के बीच में जोड़े गए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। अब इसमें जो ये लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये चीज़ें जो हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो मोटो था, वहाँ से हमने इन शब्दों को प्रभावित होकर लिया है। ऐसे ही हमने आइडिया ऑफ जस्टिस, यानी कि जो जस्टिस का आइडिया है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ये कहाँ से लिया है, रसिया से। और लैंग्वेज इसकी प्रेम्बल की ऑस्ट्रेलिया से। और कॉन्सेप्ट ऑफ यूएसए का मतलब क्या है, यूएसए से लिया है क्योंकि यूएसए ने ही अपने संविधान को बनाने के साथ में संविधान में प्रस्तावना को जोड़ा था, उसी में उसने उसके उद्देश्य लिख दिए थे। उसका प्रस्तावना को देख के समझ में आ जाता है कि उनका उद्देश्य क्या था संविधान को बनाने का। तो यही चीज़ इंडिया ने इस कॉन्सेप्ट को लिया था, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो नेहरू जी ने अपने उद्देश्य प्रस्ताव में अपने हिसाब से ली थी और जो संविधान सभा में अपनाई गई थी। ठीक है, तो और ये हो ही गया समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए थे, और ये किसके अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 हुआ था। ठीक है, अब ये इनके जो पॉइंट है इनको वैसे समझ लें जिस तरीके से एग्जाम में आते हैं, वो सारी चीज़ें समझ लें। 13 दिसंबर 1947 की डेट उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। 22 जनवरी 1947 इसे उद्देश्य प्रस्ताव को अडॉप्ट किया गया। यही उद्देश्य प्रस्ताव जो था अडॉप्ट होने के बाद में प्रस्तावना या उद्देशिका बन गया। उद्देशिका में भारत को क्या कैसा माना गया है, घोषित किया गया है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और एक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है,
सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है। अब संविधान की प्रस्तावना में जो न्याय कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के न्याय। सब संख्या इसलिए लिखी है क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है कितने प्रकार के न्याय, कितने प्रकार की स्वतंत्रता, या इनमें से कौन सी स्वतंत्रता नहीं थी, या कौन सी थी, या कौन सा न्याय नहीं था। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो न्याय जस्टिस की बात आती है तो 3 प्रकार का, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। स्वतंत्रता की बात आती है तो थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप की स्वतंत्रता की बात की गई है। समानता की बात आई है तो स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की समता। ठीक है। भ्रातृत्व यानी कि भाईचारे की बात आती है तो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। उद्देशिका की प्रकृति कैसी, न्याय योग्य नहीं है, मतलब इसके लिए हम सीधे कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है। अब बात आ जाती है कि ये जो सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस है क्या है। सोशल जस्टिस में है कि समाज में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन किस आधार पर नहीं होगा, ना कि किसी जाति, संप्रदाय, लिंग और रिलीजन के आधार पर नहीं होगा। ठीक है। और इसी तरीके से इकोनॉमिक जस्टिस की बात आती है तो क्या होता है कि वेल्थ, इनकम, इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और प्रत्येक व्यक्ति को इक्वल पोजीशन पर इक्वल पे किया जाएगा और सभी लोगों को उनके जीने के लिए, अर्न करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी मिले। ठीक है। इसी तरीके से पॉलिटिकल जस्टिस की बात आती है तो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सभी को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स दिए जाएं। और इक्वल पॉलिटिकल राइट्स कौन से हैं, जैसे वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, राजनीतिक दल बनाने आदि के जो अधिकार हैं ये हैं। मतलब कुल मिला के क्या चीज़ कही जाए, पॉलिटिकल सिस्टम व प्रोसेस जो है पॉलिटिकल, उसमें समान रूप से पार्टिसिपेट करने की लिबर्टी हो सबको। ठीक है। इक्वलिटी की बात आती है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के समाज के सभी लोगों को इक्वल स्टेटस यानी कि प्रतिष्ठा व अवसर, अपॉर्चुनिटीज़ की समता मिले, सभी कानून की दृष्टि से समान हो, एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। ठीक है। लिबर्टी किस तरीके की, मैंने कहा 5 तरीके की लिबर्टी की बात है। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की स्वतंत्रता हो। अब फ्रेटर्निटी की बात आती है तो भाईचारे की भावना किसे कहते हैं उसको समझाया गया है कि लोगों में कंट्री के प्रति और कंट्री के जो लोग हैं उनके साथ इमोशनल अटैचमेंट हो। और यही जो इमोशनल अटैचमेंट की बात है, भावना है, इसी से व्यक्ति की गरिमा और देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित होती है। ठीक है। भाईचारे से ही। अब आते हैं परीक्षा उपयोगी पॉइंट्स कौन कौन से हैं कि किस महान व्यक्ति ने क्या कहा है इसके बारे में। उद्देशिका मतलब प्रस्तावना। उद्देशिका में जो सर अल्लादी कृष्ण अय्यर जो ये संविधान सभा के सदस्य थे, उद्देशिका हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है। ये इन्होंने कहा है। और B.R. अम्बेडकर जी ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा। जो ये संविधान की बात आ रही है, ना कि प्रस्तावना की। और सुभाष कश्यप जी की बात आती है तो संविधान शरीर है, प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। यानी कि जो संविधान शरीर है, क्या बात आती है कि अगर उसकी आत्मा बोला गया है सुभाष कश्यप जी ने प्रस्तावना को, यानी कि संविधान को शरीर माना, उसकी आत्मा, सोल कौन है, प्रस्तावना। ऐसे अगर बेस जो है वो प्रस्तावना है तो जो संविधान है उस पर खड़ी हुई अट्टालिका मतलब उस पर खड़ी हुई मंजिल वो बिल्डिंग है। ठीक है। कि मुंशी जी ने कहा है क्या कि उद्देश्य का हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। यानी कि जन्म कुंडली से ही हम देख के सब कुछ बता देते हैं कि आगे आपके जीवन में क्या क्या है, ऐसे हम उद्देशिका को देख के ही बता देते हैं कि हमारे संविधान सभा में मतलब संविधान में क्या क्या लिखा हुआ है। उद्देश्य का राजनीतिक जन्मपत्री है। ठीक है। ये के मुंशी, इन विचारों के बारे में प्रश्न आ जाते हैं किसने क्या कहा है। ठीक है। अब ये कुछ केसेज हैं जिनमें इनको नोट करा है। बेरुवारी बात जो है 1960, इसमें उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया और गोलकनाथ में इसको मूल आत्मा कहा गया। केशवनाथ भारती बनाम केरल राज्य 1973 में इसमें जो है इसे संविधान का भाग माना गया। लेकिन एक बात कह दी गई कि मतलब इंटरप्रिटेशन में तो हम इसकी सहायता ले सकते हैं, यानी कि कोई भी अंदर कोई पार्ट है उसमें अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही है तो हम इसका जो है इंटरप्रिटेशन के लिए इसकी सहायता ले सकते हैं। मतलब इससे पता लगता है ना कि हमारा जो संविधान किस मूल उद्देश्य से और किस भावना से बनाया गया है। तो कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो इंटरप्रिटेशन के लिए इसकी सहायता ले सकते हैं। लेकिन स्वतंत्र होकर उद्देशिका का कोई विधिक प्रभाव नहीं है। मतलब ये हम इसके जो पॉइंट्स हैं या जो भी उनके आदर्श हैं उनको हम जो अंदर इसमें संविधान में आर्टिकल्स लिखे हुए हैं या कुछ हैं उनके आधार पर तो हम
कोई कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर हम इसका विधिक प्रभाव डायरेक्ट देखें तो कोई विधिक प्रभाव नहीं है इससे स्वतंत्र होकर, अगर अलग मान के चलें तो। मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो उसमें इसे संविधान का भाग है, उसमें पुनः माना गया है और पंथनिरपेक्ष संविधान का मूल लक्षण माना गया है। यूनियन गवर्नमेंट बनाम LIC ऑफ इंडिया में क्या कहा गया है, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, परंतु सीधे इसे न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता। मतलब मैंने कहा था ना कि डायरेक्टली इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है जो केसेस के बारे में पता होना चाहिए। और ये जो हो गया परीक्षा में उपयोगी पॉइंट्स में जो है ये किसने क्या क्या इसमें विचार अपने दिए, और ये जो इन शब्दों का है ये सब चीज़ें देख ली आपने, ये कितने प्रकार के न्याय, कितने प्रकार की स्वतंत्रता, ये हो गया। और ये क्या है, बस यहाँ पर 26 नवंबर को चेंज करके 13 दिसंबर कर लीजिएगा, ठीक है। ये है, बाकी सारी चीज़ें मैंने बताई दी हैं, इन सब का मीनिंग बता दिया है, ठीक है। और अब यहाँ पर आप देख लीजिए जो चीज़ें हैं वो मिसिंग जो दिख रही होंगी आपको, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य यानी कि समाजवादी और पंथनिरपेक्ष इसमें नहीं है, और एकता यहाँ पर दी हुई है, एकता और अखंडता शब्द नहीं है। अखंडता मतलब तो ये जो 3 शब्द बाद में जोड़े गए थे इसमें मूल कॉपी इसमें नहीं दिख रहे हैं मूल कॉपी में आपको। तो इस चीज़ के लिए ये मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसे मतलब लाइक कीजिएगा, और जो ज़रूरी हो उनसे शेयर भी कीजिएगा, इससे ज़रूरी लोगों के पास पहुंच सके और उसका लाभ लोग ले सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लोगों से भी शेयर करिएगा और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा, जिससे उनको भी लाभ हो सके, ठीक है। और अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।